एक बिल्कुल शांत और पूरी तरह से तबाह हो चुका मैदान। चारों तरफ जले हुए पेड़, हवा में उड़ती हुई काली राख और जमीन पर एक मरे हुए डार्क बीस्ट की लाश। आसमान से वो जाइंट आंख अब गायब हो चुकी है, लेकिन उसने जो खौफ छोड़ा है ना, वो अभी भी वहां महसूस हो रहा है। और इस पूरी तबाही के बीचों बीच एक लड़का खड़ा है, रियान। बुरी तरह हाँफ रहा है, पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है और ये प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा है कि आखिर अभी अभी हुआ क्या। उसके पॉकेट में रखा वो मिस्टीरियस पत्थर अचानक से चमकना बंद कर देता है। लेकिन पता है यहाँ सबसे अजीब बात क्या है? रियान का रिएक्शन नहीं, बल्कि उन एलीट वॉरियर्स का रिएक्शन जो उसे घूर रहे हैं। आइए इस रहस्य को इस एनालिसिस में और गहराई से डिकोड करते हैं। नॉर्मल लोग तो इतने बड़े खतरे से बचने के बाद थोड़ी राहत की सांस लेते, ठीक है। लेकिन ये 4 एलीट वॉरियर्स, जिन्हें 4 गार्डियंस कहा जाता है, रियान को ऐसे देख रहे हैं जैसे उन्होंने लिटरली कोई भूत देख लिया हो। खास तौर पर उनके लीडर केल के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल चुके हैं। वहां कोई गुस्सा नहीं है, कोई क्यूरियोसिटी नहीं है, वहां सिर्फ और सिर्फ डर है। एक ऐसी आतंक की फीलिंग जो उनकी हड्डियों तक में उतर आई है। जब वो मास्टर असैसिन कहता है ना, दैट सिंबल डिसअपियर्ड सेंचुरीज अगो, तो हमें इस बात का एहसास होता है कि रियान के पास जो ये वॉइड पावर है वो कोई आम मैजिक वैजिक नहीं है। ये एक ऐसी तबाही का संकेत है जिसके बारे में सिर्फ एंशिएंट कहानियों में सुना गया था। इन वॉरियर्स को लग रहा है कि दुनिया के अंत का वक्त शायद फिर से लौट आया है। चलिए इन कैरेक्टर्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये आखिर हैं कौन? ये हैं क्रिम्सन हंटर्स। ये टेबल इनकी स्पेसिफिक एबिलिटीज को बहुत अच्छे से ब्रेक डाउन करती है। केल एक ए रैंक लाइटनिंग यूजर है जो इनक्रेडिबली डेंजरस और शांत है। लायरा ऑरा और पावर डिटेक्ट कर सकती है। ड्रैक्स के पास मॉन्स्ट्रस डिफेंसिव स्ट्रेंथ है और शेड एक साइलेंट शैडो असैसिन है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है? ये इतने खतरनाक हाई लेवल लोग असल में रियान के दुश्मन नहीं है। ये लोग उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। केल रियान को क्लियर बताता है कि अगर किंगडम आर्मी को इस पावर की भनक भी लग गई तो वो बिना सोचे समझे रियान को तुरंत एलिमिनेट कर देंगे। यानी इस वक्त रियान के लिए सबसे सेफ जगह इन्हीं डेडली हंटर्स के बीच में है। अब यहाँ पेसिंग थोड़ी शिफ्ट होती है। एक बार इमेजिन कीजिए एक एफ रैंक बिगिनर का क्या हाल होगा जब वो ऐसी तबाही के बाद एस्ट्रा वैली सिटी में कदम रखता है। ये शहर इतना विशाल है कि किसी की भी आंखें फटी की फटी रह जाएं। ये एक ऐसी जगह है जहां एंशिएंट जादू और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी आपस में टकराते हैं। हवा में तैरते हुए रूइंस, आसमान को चीरते हुए फ्लाइंग ट्रेन्स, ग्लोइंग होलोग्राम्स और ऐसे हंटर्स जो बीस्ट कोर्स से पावर किए गए मैजिकल वेपन्स लेकर कैजुअली घूम रहे हैं। रियान का कंफ्यूजन बिल्कुल जायज है। वो बस धीरे से पूछता है, ये आखिर किस तरह की दुनिया है? और बस यहीं से केल हमें इस यूनिवर्स के सबसे बड़े लोर की तरफ ले जाता है। और वो बैक स्टोरी है द ग्रेट कोलैप्स। ये क्लियर टाइमलाइन दिखाती है कि इंसानियत ने आखिर सर्वाइव किया कैसे। 500 साल पहले अचानक से पोर्टल्स, जिन्हें गेट्स कहा जाता है, पूरी दुनिया में ओपन होने लगे। उनसे मॉन्स्टर्स निकल कर आए और देखते ही देखते बड़े बड़े किंगडम्स मिट्टी में मिल गए। इंसान लगभग खत्म हो चुके थे। लेकिन तभी एक गेम चेंजिंग इवेंट हुआ। सिस्टम्स अवेकन हुए। इंसानों के अंदर एक मिस्टीरियस ताकत जागृत हुई। और आज के वक्त में सिचुएशन ये है कि इस दुनिया में हर बच्चा जब 10 साल का होता है तो उसे उसका अपना एक पर्सनल सिस्टम मिलता है। यही सिस्टम उनकी आगे की पूरी जिंदगी, उनकी ताकत और उनके पोटेंशियल को डिसाइड करता है। और वो पोटेंशियल किस तरह नापा जाता है, वो ये हायरार्की ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करती है। इस यूनिवर्स के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। एफ से लेकर डी रैंक तक बिगिनर्स और स्किल्ड हंटर्स आते हैं। फिर सी से बी रैंक के वॉरियर्स जो अकेले आर्मीज को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखते हैं। उसके बाद आते हैं ए रैंक हंटर्स, ठीक कैल की तरह, जो अपने आप में एक नेशनल लेवल फोर्स होते हैं। और फाइनली सबसे ऊपर स्टेप 4 पर है एस और एसएस रैंक। ये वो मिथिकल हीरोज हैं जो अकेले अपने दम पर पूरी जंग का मैप बदल सकते हैं। ये लिटरली ह्यूमन पोटेंशियल की एब्सोल्यूट सीलिंग है। इसके आगे और कुछ हो ही नहीं सकता, या शायद हमें ऐसा लगता है, क्योंकि इस सबसे ऊपर एक लेवल और छिपा है। केल की आवाज यहां आकर बिल्कुल हैवी और गंभीर हो जाती है। वो एक ऐसी रैंक का जिक्र करता है जिसके बारे में बात करना तक मना है, गॉड रैंक। ये एक फॉरबिडन लेवल है और इसमें जिक्र होता है वॉइड किंग का,
सोचिए, जिस दुनिया में सब कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स और क्लियर नंबर से चलता हो, वहाँ ऐसी किसी चीज का नाम लेना पाप से कम नहीं है। और सबसे डरावनी बात तो ये है कि जैसे ही केल उस वॉइड किंग का नाम लेता है, रियान के पॉकेट में रखा वो स्टोन अचानक से जोर जोर से धड़कने लगता है। ये कोई छोटा मोटा कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक डायरेक्ट इशारा है कि रियान किसी ऐसी चीज से जुड़ा है जो इस पूरी दुनिया के नियम तोड़कर रख सकती है। हेडक्वार्टर्स पहुंचने के बाद असली शौक तो तब लगता है। एक नॉर्मल हंटर के क्लियर ऑर्गेनाइज स्टैट्स को देखिए और फिर रियान के सिस्टम को देखिए। जमीन आसमान का फर्क है। एक नॉर्मल सिस्टम में रैंक, पावर, स्टैट्स सब कुछ परफेक्टली क्लियर दिखता है, लेकिन रियान का सिस्टम, रैंक अननोन, सिस्टम एरर, स्टेटस अनरीडेबल। रियान का सिस्टम किसी नॉर्मल इंसान की तरह काम ही नहीं कर रहा है। ये इस दुनिया के इस्टेब्लिश्ड फ्रेमवर्क से पूरी तरह बाहर है। ये इतना मैसिव ग्लिच है कि सिस्टम खुद इस पावर को प्रोसेस करने में फेल हो रहा है। और तभी वो एनालिसिस क्रिस्टल जो पावर को मेजर करता है, अचानक से टूट जाता है। क्रैक! पूरे कमरे में एक डार्क एनर्जी भर जाती है और स्क्रीन पर एक चिलिंग मैसेज फ्लैश होता है, वॉइड अथॉरिटी डिटेक्टेड। ये मोमेंट एब्सोल्युटली इंटेंस है। लायरा की आवाज कांप उठती है, यहां तक कि केएल जैसा शांत और पावरफुल वॉरियर भी पीछे हट जाता है। रियान बेचारा बिल्कुल मासूमियत से पूछता है कि वॉइड अथॉरिटी आखिर है क्या, जिसके जवाब में केएल बहुत ही धीमी, डरी हुई आवाज में कहता है, एक ऐसी पावर जिससे इस दुनिया के राजा भी डरते हैं। यहाँ हमें क्लियरली समझ आता है कि रियान के पास जो है वो सिर्फ कोई स्पेशल पावर नहीं, बल्कि एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। तो इस पॉइंट पर एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है। एक ऐसी अनस्टेबल और खतरनाक पावर के साथ रियान बिना अपनी ताकत बढ़ाए एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाएगा। केएल समझ जाता है कि अभी के अभी ट्रेनिंग की जरूरत है, इसलिए अगली सुबह वो रियान को सीधा द ब्लैक फॉरेस्ट में ले जाता है। ये कोई आम ट्रेनिंग ग्राउंड या पार्क नहीं है, ये डेडली मॉन्स्टर्स से भरा एक फॉरबिडन जोन है। केएल उसको ब्लंट तरीके से बता देता है कि इस बेदर्द दुनिया में सर्वाइव करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रूल है, एब्सोल्यूट पावर। कमजोरी की यहाँ कोई जगह नहीं है। और फिर द ब्लैक फॉरेस्ट के उस अननेचुरली डरावनी शांति को तोड़ते हुए अंधेरे में से एक भयंकर आवाज आती है। रेड आंखें चमकती हैं और एक विशाल फांग बीस्ट वहां से निकलता है। ये एक ई क्लास मॉन्स्टर है जिसके पूरे बॉडी पर काले कांटे हैं और उसके दांतों से लिटरली जहर टपक रहा है। किसी भी आम इंसान या एफ रैंक बिगिनर के लिए इस मॉन्स्टर के सामने खड़े होना सीधे तौर पर मौत को गले लगाने जैसा है। ये रियान को हंट करने के लिए पूरी तरह लॉक ऑन कर चुका है और टेंशन अब बिल्कुल अपने पीक पर है। ये आगे बढ़ता है, फास्ट, बहुत बहुत ज्यादा फास्ट। रियान एकदम से डर के मारे जमीन पर गिर जाता है। उसके पास समझने का या कोई प्लान बनाने का एक सेकंड भी नहीं है। ये ई क्लास मॉन्स्टर किसी माइंडलेस बीस्ट की तरह नहीं, बल्कि एक स्ट्रेट खतरनाक प्रेडेटर की तरह अटैक करता है। और ठीक उसी मोमेंट कायल की डेस्परेटली चिल्लाती हुई आवाज गूंजती है, मूव, वहां से हटो। उस मॉन्स्टर के जहरीले जबड़े रियान का सर धड़ से अलग करने से लिटरली कुछ इंचेस की दूरी पर हैं। वो एक आखिरी स्प्लिट सेकंड है। मौत रियान के बिल्कुल आमने सामने खड़ी है और उसका जिस्म खौफ से पूरी तरह जम चुका है। लेकिन पता है आगे क्या होता है? यहाँ एक मैसिव शिफ्ट आता है। ठीक उसी पल रियान की जेब में रखा वो स्टोन एक बार फिर से वायलेंटली ग्लो करने लगता है। ऐसा लगता है जैसे वक्त ठहर सा गया हो। उसकी रगों में एक अजीब सी एनर्जी दौड़ जाती है और तभी उसके नए अवेकेंड सिस्टम से नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, वॉइड अथॉरिटी एक्टिवेटेड। और उसके साथ मिलती है एक नई स्किल, वॉइड पल्स। रियान को खुद नहीं पता कि उसने क्या किया, पर बिना सोचे अपने बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करके वो बस अपना हाथ आगे कर देता है। बूम! एक काली दिखाई न देने वाली एक्सप्लोसिव डार्क एनर्जी उसके हाथ से ब्लास्ट होती है। और ये कोई छोटा मोटा अटैक नहीं था। इसकी फोर्स इतनी मैसिव थी कि वो फैंग बीस्ट एक टूटे हुए मिसाइल की तरह हवा में उड़ता हुआ जाके चट्टानों से टकराता है और चिथड़ों में उड़ जाता है। आसपास के बड़े बड़े पेड़ इस शॉक वेव से तिनके की तरह टूट कर गिर जाते हैं और उसके बाद सिर्फ एकदम घोटू सन्नाटा। ए रैंक कायल और बाकी सब टोटल शॉक में हैं। एक एफ रैंक बिगिनर ने एक ई क्लास मॉन्स्टर को एक सिंगल अटैक में ऑब्लिटरेट कर दिया। यह सिस्टम के लॉजिक से कंप्लीटली बाहर की बात है।
और अब देखिए लिट आरपीजी मैकेनिक्स कितनी स्मूथली प्ले में आती है। मॉन्स्टर के मरते ही उसकी पूरी बॉडी काले पार्टिकल्स में डिसॉल्व होकर रियान की बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है। रियान को स्क्रीन पर रिवॉर्ड दिखता है, +10 बीस्ट पॉइंट्स, और उसका लेवल प्रोग्रेस अपडेट हो जाता है। इस दुनिया का जो कोर गेम लाइक एलिमेंट है वो यहाँ अपनी झलक दिखाता है कि पावर ग्रो करने का रियल प्रोसेस कैसा होता है। लेकिन अगर किसी को लग रहा है कि ये एक आम फन फैंटेसी गेम की तरह आसान रहने वाला है तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है, क्योंकि जीत की वो खुशी अगले ही पल फ्रीज हो जाती है। सिस्टम एक और नोटिफिकेशन पुश करता है जो सिर्फ और सिर्फ रियान को दिखता है। वार्निंग, द वॉइड इज अवेकनिंग फास्टर देन प्रेडिक्टेड। पेसिंग यहाँ आके बिल्कुल स्लो और ठंडी हो जाती है। रियान के दिल की धड़कन जैसे रुक सी जाती है। ये कोई नॉर्मल लेवल अप मैसेज नहीं है, ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। रियान की जीत के ठीक अंदर एक बहुत बड़ा लूमिंग ड्रेड छिपा है, एक ऐसी तबाही जो खुद रियान को और इस पूरी दुनिया को निगलने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही है। और इस खतरे को कायल भी क्लियरली महसूस कर लेता है। एक ऐसा ए रैंक हंटर जो जनरली बहुत शांत और डेंजरस रहता है, वो सच में डरा हुआ दिखता है इस वक्त। वो रियान की तरफ देखता है और इस हिस्से के अंत में एक ऐसा सवाल पूछता है जो दिमाग में पूरी तरह से छप जाता है। रियान, तुम इस दुनिया में आखिर क्या लेकर आए हो? ये सवाल कोई आम क्यूरियोसिटी नहीं है, ये इस कहानी की रियलिटी को तोड़ देने वाली टेंशन का सबसे बड़ा सबूत है। रियान सिर्फ एक लड़का नहीं बल्कि किसी तबाही का वेसल बन चुका है। तो सोचिए इस बारे में, आखिर द मार्क ऑफ द वॉइड इस दुनिया को किस अंत की तरफ ले जाएगा? इस सस्पेंस को जिंदा रखिए। इस एक्सप्लेनर के आगे के हिस्सों में हम इन रहस्यों को और भी करीब से समझेंगे।